सबसे पहले बात यूपी के जिला गाजियाबाद की, जहां कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक नहीं दो बार पहुंचे। पहले सहारनपुर से 2 लड़कों पर हमला बोला, फिर उन्होंने साफ कर दिया कानून व्यवस्था पर उनकी सरकार की कार्रवाई अब तक तो बस ट्रेलर है, लेकिन आगे पूरी पिक्चर बाकी है। आज हर हिंदुस्तानी कहता है, अनुभव से कह रहा है, नीयत सही तो नतीजे सही। शाकुंभरी मां के आंगन में आप सभी को राम राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में 2 बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच पहुंचे। इरादे साफ है कि अब की बार यूपी में 80/80 ताकि हो जाए 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी शाम को बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले गाजियाबाद में रोड शो करने पहुंचे थे। हाथों में कमल लिए पीएम मोदी का हजारों की भीड़ में स्वागत भी हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी ने गाजियाबाद से अपना चुनाव अभियान बहुत पहले ही शुरू कर दिया है। पीएम मोदी का रोड शो उनके विरोधियों को चुनौती देने के लिए खुद ब खुद दमदार तस्वीरें दिखा रहा है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के बगल में खड़े यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाथ में कमल लिए साफ कर रहे हैं कि अब की बार यूपी से 80 में से 80 सीटें ही एनडीए की झोली में डालनी हैं। यही वजह है कि इस बार बीजेपी अपने मजबूत गढ़ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा दमखम दिखा रही है। पीएम मोदी अब तक के कामों को केवल ट्रेलर ही बता रहे हैं। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया। यानी अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बीजेपी को लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही उन्हें यूपी में दमदार तरीके से भारी जीत दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ये मोदी का रोड शो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर सीधा असर डाल सकती हैं। इनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत समेत कई अहम सीटें शामिल हैं। यहाँ पर पार्टी अलग अलग जाति समीकरण को साधने की कोशिश में भी जुटी है। खास बात यह भी है कि बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली गाजियाबाद की सीट पर बीजेपी आलाकमान कुछ ज्यादा ही गंभीर है। दरअसल यहाँ से 2009 में राजनाथ सिंह ने चुनाव जीता था और उसके बाद 2014 और 2019 में जनरल वीके सिंह लगातार 2 बार जीते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से अतुल गर्ग को गाजियाबाद से मौका दिया है। वैसे आज सुबह सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी के 37 मिनट के भाषण के दौरान बीजेपी शासित प्रदेशों के 3 मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद दिखे। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। इस दौरान बीजेपी ने लगे हाथ यूपी के 2 लड़कों पर जोरदार प्रहार भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पैक्ट और मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। खास बात यह है कि 27 मार्च से ही बीजेपी यहां मेरठ मंडल में अपनी ताकत लगा रही है। मेरठ मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं। इनमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर शामिल हैं। जबकि सहारनपुर मंडल में 3 सीटें आती हैं, जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना की सीटें शामिल हैं। 2019 में बीजेपी ने मेरठ मंडल की सभी सीटें जीती थी, जबकि सहारनपुर मंडल में 1 सीट सहारनपुर की सीट हार गई थी। 2014 में बीजेपी ने दोनों मंडलों में क्लीन स्वीप भी किया था। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद यहां पर अपनी ताकत लगा रहे हैं।
जबकि योगी आदित्यनाथ भी हुंकार भर रहे हैं। देश के अंदर जब 2024 के लोकसभा का चुनाव की शुरुआत हुई है तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नंबर 1 की लोकसभा है। सहारनपुर से ही शुरुआत होती है और सहारनपुर में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। वैसे सहारनपुर में 3 लोकसभा चुनाव में अब तक बसपा को 2 बार चुनाव मैदान में जीत हासिल हुई है। सहारनपुर लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने सुबह सुबह यहां से विपक्षी दलों पर खुलकर हमला बोला था। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। खास बात यह भी है कि पीएम मोदी पिछले 5 सालों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वक्त 4 बार सहारनपुर आ चुके हैं। आप सभी को राम राम। देखना यह है कि बीजेपी की मेहनत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना रंग ला पाती है। वैसे अखिलेश यादव भी जल्दी पश्चिमी यूपी की ओर रुककर सियासी संग्राम छेड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो लोग देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और उनके घर में बच्चे भी हैं, वो सावधान हो जाएं। राजधानी दिल्ली में सीबीआई ने बड़े बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 8 नवजात बच्चों का रेस्क्यू जो किया है। ये गैंग अस्पतालों से बच्चों की चोरी कर उन्हें 4 से 5 लाख रुपए में बेच देता था। इस काले खेल में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें अस्पताल के वार्ड बॉय भी शामिल है। कोई बच्चा इन्होंने उठाया, ये मिली इन्फॉर्मेशन, 10 तक उन्हें पकड़े गए। ये बच्चा लेके आए। क्या आपके घर भी है कोई नवजात बच्चा? एक महीने में ये करीब 10 बच्चों का सौदा कर चुके थे। क्या आपके बच्चे ने किसी अस्पताल में लिया है जन्म? और क्या आप दिल्ली में रहते हैं? इन सब सवालों से अगर आपका वास्ता है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके नौनिहालों पर किसी की हो सकती है बुरी नीयत। कोई आपके जिगर के टुकड़े को आपसे कर सकता है दूर। जी हां, राजधानी दिल्ली में बच्चा चोरी गैंग का खौफ है। दिल्ली में ऐसा सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर हर माँ बाप सहमे हुए हैं। उनमें दहशत है, डर है, अपने बच्चों को लेकर चिंता सताई जा रही है। सीबीआई ने बच्चा चोर गैंग पर बड़ी स्ट्राइक करते हुए दिल्ली में कई जगह छापेमारी की। इस दौरान केशवपुरम इलाके में एक घर से 2 नवजात बच्चे समेत 8 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गुप्त सूचना मिलने के बाद सीबीआई की टीम ने दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर कई जगह रेड की, जहां से सीबीआई ने 7 से 8 नवजात बच्चों को रेस्क्यू कराया और इन्हें बेचने वाले गिरोह में शामिल महिला और पुरुषों को हिरासत में लिया, जिसके बाद सीबीआई अब इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है। इस काले कारनामे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेस्क्यू किए गए नवजात में एक की उम्र महज 36 घंटे जबकि दूसरे की उम्र 15 दिन है। बताया जा रहा है कि 1 महीने में इस गिरोह के लोगों ने करीब 10 बच्चों को बेचा है और इस गिरोह के कई राज्यों में तार फैले हैं। इसके साथ ही कई बड़े अस्पताल भी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई के मुताबिक 4 से 5 लाख रुपए में इन नवजात बच्चों का सौदा होता था।
कोई बच्चा इन्होंने उठाया, ये मिली इन्फॉर्मेशन, रास्ते में पकड़े गए, ये बच्चा लेके आए। ये पता लगा हमें तो। हमने तो इनको लास्ट ईयर अगस्त में दिया था। अब 11 महीने होने में भी 2-3 महीने बाकी है। ये कहते हैं इनका ब्रदर, मिसेज और क्या कहते हैं बेटी और बेटा। कुछ काम बताया था, वैसे क्या काम करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं। अस्पताल से बच्चों को चुराकर अलग अलग घरों में लाकर उन्हें बेचा जाता था। बच्चे किन अस्पतालों या मेडिकल सेंटर से लाए जाते थे? क्या उन्हें चोरी किया जाता था या किसी और तरह से लाया जाता था? इसकी जांच जारी है। पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। आरोपी नीरज, जो सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इंदु पवार, पश्चिम विहार दिल्ली की रहने वाली। दिल्ली के पटेल नगर का असलम। पूजा कश्यप, जो कन्हैया नगर दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली की कराला की रहने वाली ऋतु। मालवीय नगर दिल्ली की अंजलि और दिल्ली की ही रहने वाली कविता। गिरफ्तार किए लोगों में वो महिला भी शामिल है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वो बच्चों को बेचने में शामिल है। आखिर ये बच्चे इनके पास कहां से आते थे, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। और सीबीआई के रडार पे कई सारे आईवीएफ सेंटर और अस्पताल भी हैं, और अस्पताल से जुड़े हुए ऐसे लोग भी हैं जो कि नवजात बच्चों का सौदा ऐसे लोगों से करते थे जिन्हें बच्चों की चाहत होती थी। और क्या ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला देश के कितने राज्यों में फैला हुआ है, इसकी जांच भी अब सीबीआई कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बच्चा चोरी के मामले डराने वाले हैं। एनसीआरबी के मुताबिक 2021 में कुल 77,535 बच्चे गायब हुए। साल 2017 में 63,349 बच्चे चोरी हुए हैं। साल 2018 में 67,134, 2019 में 73,139, साल 2020 में 59,262 और 2021 में 77,535 बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। दिल्ली में प्रशासन की नाक के नीचे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा ये गोरख धंधा फल फूल रहा था। अस्पताल से छोटे छोटे मासूम बच्चे चोरी किए जा रहे थे। मां की गोद सूनी की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई ने बड़े खेल का पर्दाफाश किया है, उससे उम्मीद है कि ये कार्रवाई थमने वाली नहीं है। बच्चों का सौदा करने वाले किसी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज का हिंदुस्तान आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की ताकत ही ऐसी है। आज भी भारत से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देख देश के दुश्मन दहशत में आ गए। भारतीय वायुसेना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर युद्ध अभ्यास कर रही है। इस एक्सरसाइज में राफेल, जगुआर, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। ये फाइटर जेट आसमान में ऐसे करतब दिखा रहे हैं जिसे देख हर भारतवासी को गर्व हो रहा है और दुश्मनों को बेचैनी। आसमान में लड़ाकू विमानों की ये गर्जना सरहद पार दुश्मन भी सुन रहा होगा। वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देख चीन पाकिस्तान भी थर-थर कांप रहा होगा। राफेल, सुखोई या फिर मिराज, भारत का दम देख पूरी दुनिया हैरान है। भारतीय वायुसेना की क्या ताकत है, यूं तो पूरी दुनिया इससे बखूबी वाकिफ है, लेकिन भारत अपनी शक्ति का परीक्षण समय समय पर खुद करता रहता है। और ये तस्वीरें इसी की वानगी पेश कर रही हैं। इस बार वायुसेना की शक्ति का गवाह बन रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, जहां पर सुखोई, मेघ, जैगुआर जैसे बाहुबली दहाड़ रहे हैं और इनकी गूंज दुश्मनों तक भी पहुंच रही है। 2 दिनों तक भारतीय वायुसेना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल कर रही है। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट अपनी ताकत और सामर्थ्य से दुनिया को वाकिफ करा रहे हैं। आज पहले दिन सुखोई 30 की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई। विमान ने स्पेशल लैंडिंग का प्रदर्शन किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI विमान कैसे टच डाउन कर रहा है। प्लेन को हवा में काफी दूर तक उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास में राफेल, जैगुआर, सुखोई, मिराज 17,
कैरियर एयरक्राफ्ट हरकुलस सी जैसे विमान उड़ान भर रहे हैं। युद्ध तैयारियों का टेस्ट करने के लिए हो रही एक्सरसाइज में ग्लोबमास्टर C-17 एयरक्राफ्ट कैरियर, तेजस लड़ाकू विमान, चिनूक अपाचे और प्रचंड हेलीकॉप्टर समेत वायुसेना के कुछ सबसे खतरनाक विमान इसमें शामिल हो रहे हैं। एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे उसमें सुखोई हो, जगुआर हो, या उसमें हेलीकॉप्टर्स हो, या उसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, इनको उतारने के लिए खास लोकेशन पे जल्दी से जल्दी मदद या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नेशनल हाईवेज के ऊपर ELF यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाने का प्रस्ताव आया था और करीब 28 ऐसे लोकेशंस आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं। उन्हीं में से एक है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। युद्धाभ्यास को देखते हुए एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज आगरा, कानपुर, लखनऊ समेत अन्य शहरों से विमानों ने उड़ान भरी। युद्धाभ्यास में गगन शक्ति जैसे कई विमानों ने हवाई करतब दिखाए। इसे देखने के लिए लगभग 10,000 दर्शकों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास का मकसद लड़ाकू विमानों की ताकत का प्रदर्शन करना तो होता ही है, एक्सप्रेसवे पर बने हवाई पट्टी को जांचना परखना भी होता है। अगर कहीं पे आवश्यकता है किसी रेबेलियन को किल करने के लिए या किसी उपद्रव को कंट्रोल करने के लिए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रूप्स वहां पहुंचाए जा सकते हैं। और चौथा, खुद के लिए भी, यानी कि अगर कोई एयरक्राफ्ट किसी तकनीकी कारण की वजह से वापस अपने बेस में पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो वो नियरेस्ट ELF के ऊपर लैंड कर सकता है। यानी कि नेशनल हाईवेज के ऊपर इन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज का बनाना देश के हित में, इंडियन एयरफोर्स के हित में है और ये काम और तेज गति से होना चाहिए। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने अक्टूबर 2017 में भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर इसी तरह की रिहर्सल की थी। तब 3 किलोमीटर का इलाका ऐसे रिहर्सल के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था। उस दौरान कुल 16 विमानों ने हिस्सा लिया था। बहरहाल इस एक्सप्रेसवे से भारत का दम दुनिया एक बार फिर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं भारत पर किस तरह मालदीव के सुर बदल गए हैं। जो मालदीव मौजूद राज्य में भारत के खिलाफ जहर उगलता था, वो भारत की जय जयकार कर रहा है। मालदीव में मौजूद के मंत्रियों को क्यों हुआ हृदय परिवर्तन, जानने के लिए देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट। चीन से दोस्ती बढ़ा रहे मालदीव में अब भारत हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगला, अब उनके मंत्री भारत की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन क्यों, अब इसकी वजह समझिए। मोइजू की चीन परस्ती के बावजूद भारत मालदीव के लोगों के साथ खड़ा है। मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत ने वहां पर आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने इस पर भारत को दिल खोलकर धन्यवाद दिया है, क्योंकि अगर भारत अपने पड़ोसी देश को ये चीजें निर्यात नहीं करता तो मालदीव की टेंशन काफी बढ़ जाती। फिलहाल मालदीव के अनुरोध पर जरूरी चीजों को निर्यात की मंजूरी दे दी गई है। ये निर्यात एक विशेष द्विपक्षीय तंत्र के तहत किया जाएगा। निर्यात करने वाले सामान का कोटा भी बढ़ाया गया है। निर्यात की स्वीकृत मात्राएं 1981 के बाद सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। भारत से नदी की रेत और पत्थरों का निर्यात मालदीव में होगा। इसके अलावा अंडे, आलू, प्याज और चीनी का निर्यात भी बढ़ा है। वहीं गेहूं के आटे और दालों के निर्यात में भी बढ़ोतरी की गई है। अब भारत से तनाव के बावजूद जब मालदीव को इतनी मदद मिल गई तो मालदीव के मंत्री खुद को भारत की तारीफ करने से रोक नहीं पाए और भारत सरकार की तारीफ में खुलकर कसीदे पढ़ने लगे। मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। ये एक प्रतीक है जो लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत इससे पहले भी अपने पड़ोसियों की मुश्किल वक्त में मदद करता रहा है और मालदीव के विदेश मंत्री के धन्यवाद का जवाब देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने यही बात दोहराई है। आपका स्वागत है जमीन। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। फिलहाल भारत सरकार मालदीव की जनता के साथ है, जिसके दिल में भारत बसता है। और मोइजू के दिल में भले ही चीन परस्ती की वजह से
भारत के खिलाफ जहर भरा हो, लेकिन भारत मालदीव की जनता का साथ नहीं छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस से आई एक खबर को सुनकर चीन को जरूर चिंता होगी। असल में भारतीय नौसेना को 2 घातक युद्धपोत रूस से मिलने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इन जहाजों की डिलीवरी में देरी हो चुकी है, पर अब रूस पर प्रतिबंध के बावजूद मोदी पुतिन ने मिलकर नया रास्ता निकाल लिया है और अगले कुछ महीनों में भारत को युद्धपोत मिलने की शुरुआत होने वाली है। महासागर में घातक वार करेगी भारतीय नौसेना की अदृश्य तलवार। ये युद्धपोत समंदर की लहर से लेकर आसमान और यहां तक कि पानी के नीचे भी दुश्मनों को खत्म कर देगा। यानी ऐसा एक युद्धपोत समंदर में 10 दुश्मनों को टक्कर दे सकता है। ये युद्धपोत समंदर में, पानी के नीचे और हवा में मौजूद दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल से लैस है। साथ ही इस युद्धपोत में लंबी दूरी तक नजर रखने वाले रडार, सेंसर्स और सोनार के अलावा अचूक हथियार भी होंगे। ये तलवार क्लास की युद्धपोत है। फिलहाल 2 जहाज रूस से आ रहे हैं और रूस की मदद से 2 युद्धपोत भारत में बन रहे हैं। सबसे पहले इस लड़ाकू जहाज की खूबियां जान लीजिए। गन और मिसाइलों से लैस चलती फिरती किसी युद्धक मशीन जैसा है। दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। स्टील की खूबियां होने की वजह से ये युद्धपोत रडार को भी धोखा दे सकता है। इस युद्धपोत पर एक हेलीकॉप्टर रखने की जगह भी है। अक्सर इसमें पनडुब्बियों का पता लगाने वाले हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं जो समंदर में छिपे दुश्मनों का पता लगा लेते हैं। करीब 125 मीटर लंबा यह युद्धपोत समंदर में 30 दिनों तक नॉन स्टॉप गश्त लगा सकता है और लगभग 4000 टन वजनी ये जहाज बिना रिफ्यूलिंग के 9000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसका मुख्य हथियार है ब्रह्मोस मिसाइल, जो 450 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और हल्की सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। इसकी मदद से खुद को खतरे में डाले बिना दुश्मन के बड़े ठिकानों और उसके जंगी जहाजों पर घातक हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल का जबरदस्त निशाना, बचने की काबिलियत, सुपरसोनिक रफ्तार और शानदार रेंज इसे खतरनाक हथियार बनाती है। इस युद्धपोत का दूसरा सबसे घातक वेपन है जमीन से हवा में हमला करने वाला सिस्टम, जिसकी मदद से ये खुद को हवाई हमलों से बचा सकता है। इस हथियार का नाम है स्टिल-1। जहाज में डेक के ठीक नीचे 24 मिसाइलें लगी होती हैं। 45 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम ये मिसाइल हवा में किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती हैं। अगर इसके बावजूद कोई मिसाइल या हवाई जहाज युद्धपोत के करीब आ जाए तो उस पर भरपूर गोलियां बरसाने की तैयारी मौजूद है। अंतिम एयर डिफेंस सिस्टम है काश्तार। तेज रफ्तार से गोलियां बरसाने वाली गन और छोटी दूरी के रॉकेट से लैस ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और रडार की मदद से अपने आप दुश्मनों को तलाश कर उनका सर्वनाश कर देता है। इसकी मदद से हर मिनट में 10,000 राउंड गोलियां फायर की जा सकती हैं। कहा जाता है ये किसी मिसाइल, छोटी बोट या फिर ड्रोन को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। तलवार युद्धपोत के सामने मौजूद ये गन किसी दूसरे जहाज या फिर समंदर किनारे मौजूद लक्ष्य पर निशाना लगा सकती है। ये गन 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 मिनट में 60 गोले दाग सकती है। जहाज के स्टील की खूबियां नेवल गन के सिस्टम में भी हैं, यानी ये शिप को रडार से बचा सकती हैं। मतलब समंदर में इस युद्धपोत को दुश्मन के रडार आसानी से तलाश नहीं कर सकते। पानी के नीचे छिपकर अटैक करने वालों का इलाज भी यहाँ मौजूद है। शिप में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। ये 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों और पानी के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। इस युद्धपोत का सोनार भी बेहतर है। सोनार की मदद से दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है और ये अपने आसपास किसी सबमरीन की आहट ज्यादा बेहतर ढंग से सुन सकता है। फिलहाल तलवार क्लास का पहला युद्धपोत इसी साल सितंबर महीने और दूसरा अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकता है। रूस से खरीदे गए 6 युद्धपोत भारत के पास पहले से मौजूद हैं, जिसमें 3 तलवार क्लास और 3 तेग क्लास के हैं। अब तक इस श्रेणी के कुछ युद्धपोत रूसी नौसेना में भी शामिल हुए हैं। समुद्र में दुश्मन का वार बचने का मौका नहीं देता, पर जल्द ही भारत समंदर में दुश्मन की किसी भी नापाक चाल का जवाब देने के लिए और ज्यादा तैयार होगा, क्योंकि भारत के पास जो हथियार आएगा वो दुश्मन के लिए साक्षात यमराज जैसा होगा। इस डील ने भारत रूस की दोस्ती की भी परीक्षा ली है।
रूस पर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं और भारत ने इसकी काट तलाश कर युद्धपोत लाने का फैसला किया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। भारत रूस की दोस्ती इससे पहले भी कई मौके पर अपनी परीक्षा दे चुकी है। इससे पहले 2016 में भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डील की थी। दोनों देशों के बीच S-400 के 5 रेजिमेंट के लिए $5.4 बिलियन का समझौता हुआ था। उस वक्त भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों का डर होने के बाद भी रूस से डील की थी। अमेरिका ने तब रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर बैन लगाने का कानून बनाया था। हालांकि अमेरिका ने भारत पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया था। भारतीय नौसेना के लिए ऐसे युद्धपोत तेज रफ्तार से शामिल करने की जरूरत क्यों है, ये जानने के लिए आपको समंदर में भारत की सबसे बड़ी चिंता बताते हैं। हिंद महासागर में पिछले कुछ सालों से चीन के युद्धपोत और पनडुब्बियां अक्सर देखी जा रही हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी नौसैनिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।